स्क्रीन पंच कर रहा हूँ। सो लास्ट सेशन में वो हमने कवर किया था डीएनएस क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, हमने देखा था डीएनएस क्या है, नेम रेजोल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो हम एक बार उसको फास्ट फॉरवर्ड में रिव्यू कर लेते हैं। हमने देखा था भाई, डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सर्विस एंड डोमेन नेम सिस्टम सर्विस। ठीक है, वो हमको रिजोल्यूशन प्रोवाइड करता है नेम टू आईपी एड्रेस और आईपी एड्रेस टू नेम। और ये एक हायरार्किकल नेम स्पेस है जहाँ हर एक लेवल का नेम स्पेस डॉट से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल www.google.com। तो ये मेरा टॉप लेवल डोमेन है, फर्स्ट लेवल डोमेन है, और सॉरी, ये मेरा सेकंड लेवल डोमेन है और ये मेरा सब डोमेन है। तो इनको डॉट के जरिए सेपरेट किया जाता है। जनरली हमारे प्रोडक्ट्स में मल्टीपल सर्वर्स होंगे। हमारे पास 13 रूट सर्वर्स है, क्लस्टर सर्वर्स, हंड्रेड्स ऑफ टॉप लेवल डोमेन्स है, और 300 से भी ज्यादा कंट्री लेवल डोमेन्स है। और उसके अलावा जेनेरिक डोमेन्स अभी हमारे पास 100 के बदले अराउंड 500 है। ठीक है, ये हमने एक डीएनएस हायरार्की देखी थी। हमारे पास एक रूट होता है जिसे हम देख नहीं सकते नॉर्मली जब हम डीएनएस नेम टाइप करते हैं, लेकिन अगर हम डीएनएस सर्वर में जाएंगे तो हम इसको देख पाएंगे। ठीक है, फिर हमारा टॉप लेवल डोमेन है, सेकंड लेवल डोमेन है, और हमारा सब डोमेन है। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड होता है। इसके आगे भी हमारा सब डोमेन आ सकता है, इसके आगे भी सब डोमेन आ सकता है, इसके आगे भी सब डोमेन आ सकता है। उसके बाद हमने देखा था रिकर्सिव क्वेरी और इंटीग्रेटेड क्वेरी कैसे काम करती है। मैं रिकर्सिव क्वेरी और इंटीग्रेटेड क्वेरी फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं ये इंटरनल डीएनएस, एक्सटर्नल डीएनएस और थर्ड पार्टी डीएनएस की बात कर लेते हैं। तो हमने ये भी देखा था कि इंटरनल डीएनएस क्या है। इंटरनल डीएनएस हमारा हमारे लैन के एनवायरनमेंट में होता है, जिसे हम लोग मैनेज करते हैं, हमारी लोकल टीम आईटी मैनेज करती है। और उसके बाद हमारे इंटरनल सर्वर्स की या इंटरनल डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन रहेगी। एग्जाम्पल, हम डीएनएस सर्विस या डीएनएस सर्वर विंडोज सर्वर पे डिप्लॉय और कॉन्फ़िगर करते हैं, या हम लिनक्स से अप्लायंस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल डीएनएस क्या है। एक्सटर्नल डीएनएस थर्ड पार्टी डीएनएस होते हैं जो थर्ड पार्टी ही मैनेज करती है। इसके पास हमारे इंटरनल डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इसके पास इसकी इंफॉर्मेशन रहेगी, इसके पास पब्लिक डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन रहेगी। इसके अलावा भाई कौन है जो प्रोवाइड करता है, तो गूगल डीएनएस है, क्वाड 9 है, या आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर्स भी देते हैं हमको। ये पब्लिक अथॉरिटी से, ये लोग भी कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में काम करते हैं। तो इन्होंने भी अपने पब्लिक डीएनएस रेजोल्यूशन को बना के रखते हैं। इसी तरह आईएसपी भी हमको दे सकती है एक्सटर्नल डीएनएस का इंफॉर्मेशन, जिससे हम राउट कर सकते हैं इंटरनेट पे। उसके बाद थर्ड पार्टी डीएनएस है। तो ये थर्ड पार्टी डीएनएस क्या है, ये लोग डीएनएस एज अ सर्विस देते हैं। डीएनएस एज अ सर्विस, मतलब ये क्लाउड डीएनएस प्रोवाइडर है। जैसे हमारा हमने डीएनएस डिप्लॉय कर दिया अजूर के डीएनएस सर्विस में, तो हमने अपने यहाँ पे डीएनएस सर्वर नहीं बनाया है, हमने क्लाउड में जाके डीएनएस सर्विस ऑप्ट कर ली, परचेस कर ली, रेंट कर ली। ठीक है, अभी उसका बेस क्या है, बेनिफिट क्या है। हाँ, लार्ज एनवायरनमेंट में हमको चैलेंज होता है डीएनएस को मैनेज करने में। ठीक है, तो हम हमारे यहाँ मल्टीपल डीएनएस सर्वर्स बनाने की जगह पे क्लाउड में ही हम डीएनएस सर्वर्स डिप्लॉय कर सकते हैं। जस्ट गिव मी 1 minute, I'll be back in 5 minutes, just a moment. ओके सर, ओके।
सॉरी। सो थर्ड पार्टी डीएनएस के बारे में हम बात कर रहे थे। थर्ड पार्टी डीएनएस क्या है? जब हमारे लार्ज एनवायरमेंट्स में हमारे पास हंड्रेड्स 100-200 डीएनएस सर्वर है और उसे मैनेज करने में हमको चैलेंज आ सकता है। और दूसरा भाई, हमने डीएनएस सर्वर डिप्लॉय किया, फॉर एग्जांपल 128 GB रैम का। आई होप मेरी आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है सर, आ रही है। या सो 128 GB रैम का सर्वर हमने डिप्लॉय किया और 2 साल के बाद इस पे एकदम से लोड शूट हो गया। अभी मेरे को उसको रैम को अपग्रेड करना है, लेकिन मैं सर्वर को डाउन भी नहीं ले सकता। अच्छा चलो, मैं डाउन लेने का परमिशन मिल गया, मैं कितनी रैम अपग्रेड कर सकता हूँ? ठीक है। अभी इस पे पीक आवर्स में जो हिट हो रहा है रिक्वेस्ट, 2 TB रैम तक का रिक्वेस्ट हिट हो रहा है। अभी मेरा सर्वर सपोर्ट करता है भाई, मैं मैक्सिमम फॉर एग्जाम्पल 1 TB रैम ही लगा सकता हूँ। ठीक है। यहाँ लिमिटेशन है प्रोसेसिंग का, लिमिटेशन है लॉग स्टोरेज का। तो कहीं ना कहीं हार्डवेयर पे लिमिटेशन आएगा। ठीक है, हार्डवेयर पे मेरा लिमिटेशन आना ही आना है। यहाँ अगर मेरा बहुत बड़ा एनवायरनमेंट है, मैंने VMware सेटअप किया हुआ है और मैं वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल सर्वर से अलोकेशन करके, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं कितने सर्वर्स बनाऊंगा? अगर बाई चांस मेरा सर्वर डाउन हो गया तो मुझे ऐसे मल्टीपल सर्वर लगेंगे मल्टीपल लोकेशंस पे। अभी समझो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट है। डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट मतलब मेरा ऑफिस ऑस्ट्रेलिया में भी है, इंडिया में भी है, US में भी है, कनाडा में भी है, जर्मनी जर्मनी में भी है, लंदन में भी है, नेदरलैंड्स में भी है, स्पेन में भी है, दुबई में भी है। ठीक है, हर एक लोकेशन पे मैं मल्टीपल सर्वर्स डीएनएस के रखता हूँ तो क्या होगा? मेरा बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगा। इससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ? विद क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से डीएनएस का सर्विस रेंट पे ले लिया, मैंने मल्टीपल लोकेशंस पे एक डीएनएस सर्विस दे दिया। भाई एक डाउन होता है तो दूसरे लोकेशन से थोड़ा लेटेंसी मिलेगा उसको, लेकिन रिजॉल्व हो जाएगा। तो हम क्लाउड बेस्ड डीएनएस सर्विस से रेंट कर सकते हैं सर्विसेज। हमको उसमें बेनिफिट क्या मिलेगा? हाई अवेलेबिलिटी मिलेगा। अब यहाँ पे तो मेरा एक ही सर्वर है, डाउन हो गया तो उस पे जो कॉन्फ़िगरेशन है गया उसी उसी पे ही है, क्योंकि उस लोकेशन में मैंने एक ही सर्वर दिया है। ठीक है। तो इसके लिए अगर हाई अवेलेबिलिटी करनी है तो मुझे मल्टीपल सेम सर्वर, सेम कॉन्फ़िगरेशन के मल्टीपल सर्वर्स चाहिए। प्लस अगर मैं एक ही लोकेशन में हाई अवेलेबिलिटी करता हूँ इंडिया में और दुबई का सर्वर डाउन है, तो उसका रिक्वेस्ट आएगा इंडियन इंडियन सर्वर्स पे। या उधर मैंने सर्वर नहीं दिया डीएनएस का तो इंडियन सर्वर पे रिक्वेस्ट आएगा, तो उसके वजह से उसको लेटेंसी मिलेगी। तो अगर मैं क्लाउड डीएनएस में डिप्लॉय करता हूँ तो लेटेंसी भी स्लो हो जाएगी। ठीक है, लो लेटेंसी हो जाएगी, प्लस स्केलेबिलिटी ऑप्शंस भी मिलेंगे। मैं कभी भी रिसोर्सेस अप कर सकता हूँ डिमांड के बेसिस पे, फिर उसे श्रिंक कर सकता हूँ। मैंने अभी टेम्पररी पी कार्ड्स है, यहाँ टेम्पररी मेरा फेस्टिव सीजन आ रहा है, 10 दिन के लिए मुझे डीएनएस पे बहुत ज्यादा लोड आएगा। मैंने उसके रिसोर्सेज बढ़ा दिए, फिर मेरा काम हो गया तो मैंने उसका रैम CPU सब कम कर दिया। ठीक है, जैसे हम क्लाउड में करते हैं, तो स्केलेबिलिटी भी मिलती है मुझे। तो अगर उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ क्वेरीज क्या है, तो हमारे पास रिकर्सिव क्वेरी है और इटरेटिव क्वेरी है। तो इटरेटिव क्वेरी में क्या होता है? रिसीविंग सर्वर में रिटर्न अ नेगेटिव आंसर, अ नेगेटिव सॉरी रिटर्न एन आंसर, अ नेगेटिव आंसर और रेफर टू अदर डीएनएस सर्वर। यानी इटरेटिव क्वेरी में क्या होता है? मेरा जो यूजर रिक्वेस्ट गया है डीएनएस सर्वर पे, ठीक है, अगर इसके पास इंफॉर्मेशन है तो दे देगा। ठीक है, आंसर दे देगा। अगर इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो बोलेगा, या तो बोलेगा मेरे पास नहीं है। या अगर इसके पास रेफरल कॉन्फ़िगर्ड है, भाई इसको नहीं पता है ये किसी और डीएनएस सर्वर को रेफर कर सकता है, तो ये हमको बोलेगा भाई मुझे नहीं पता, इसके इससे जाके पूछ। फिर ये सर्वर हमको इंफॉर्मेशन दे देगा, या ये भी किसी और का रेफरेंस दे सकता है। तो जनरली हम ये इटरेटिव क्वेरी कहाँ यूज होती है? हमारे लोकल डीएनएस सर्वर्स पे यूज होती है, ये हमारे इंटरनल डीएनएस सर्वर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसके पास मेरे डोमेन एनवायरनमेंट के अलावा किसी और डोमेन का इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। तो ये मुझे बोल सकता है भाई तू पब्लिक आईएसपी डीएनएस के पास जाके पूछ, तो ये जाके रिजॉल्व करके लेके आके हमको हेल्प करके देगा। तो यहाँ यहाँ हमारी जनरली इटरेटिव क्वेरी चलती है, यहाँ हमारी रिकर्सिव क्वेरी चलती है जो पब्लिक डीएनएस सर्वर्स होते हैं। तो रिकर्सिव क्वेरी कैसे काम करती है? सिनेरियो मेरा सेम ही रहेगा।
भाई डीएनएस सर्वर है, यूजर ने रिक्वेस्ट डाला है, तो रिक्वेस्ट जाएगा डीएनएस सर्वर के पास। अभी अगर डीएनएस सर्वर के पास है तो रिस्पॉन्स कर देगा, नहीं है तो बोलेगा, ये क्या करेगा, आगे जाके रेफर करके ढूंढ के लेके आएगा, डॉट कॉम सर्वर पे जाएगा, सॉरी पहले रूट सर्वर्स के पास जाएगा, रूट सर्वर बोलेगा भाई मेरे को नहीं पता है, तू डॉट कॉम सर्वर पे जाके पूछ। तो डॉट कॉम सर्वर पे जाके ये पूछेंगे भाई माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम है, डॉट कॉम सर्वर बोलेगा भाई मेरे को नहीं पता है माइक्रोसॉफ्ट कौन है, तो डॉट कॉम सर्वर पे डीएनएस सर्वर के पास जाकर पूछ। तो डॉट कॉम डीएनएस सर्वर के पास रिक्वेस्ट आएगा, डॉट कॉम डीएनएस सर्वर बोलेगा हाँ भाई मुझे पता है माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम कौन है, ये रहा उसका आईपी एड्रेस। तो ये हमको रिजोल्यूशन आके देगा, फिर मेरा रिक्वेस्ट जाएगा माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम के सर्वर पे, यानी माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम का वेबसाइट पे, फाइनली मेरे सिस्टम पे लोड होगा। तो ये रिकर्सिव क्वेरी है, ये क्वेरी मेड फ्रॉम अ क्लाइंट टू अ डीएनएस सर्वर, जिसमें सर्वर अज्यूम्स दी फुल वर्कलोड, ये सर्वर फुल वर्कलोड अज्यूम कर रहा है, ये पीछे बैकएंड में जाके क्वेरी रिजॉल्व करके आ रहा है। डीएनएस सर्वर आइदर रिटर्न अ कंप्लीट आंसर ला के दे देगा मुझे, या नेगेटिव आंसर दे देगा। नेगेटिव आंसर तब किस सिनेरियो में देगा, या तो आगे ये पहुंच नहीं पा रहा है, या ये इंटरनेट पे जाके सर्च करके आया है, इसको कुछ नहीं मिला, तभी नेगेटिव आंसर दे सकता है। भाई ऐसा कुछ डोमेन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, ऐसा कोई मशीन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अभी ऑथोरिटेटिव डीएनएस और नॉन ऑथोरिटेटिव डीएनएस, जनरली जो ऑथोरिटेटिव डीएनएस होते हैं ये हमारे इंटरनल डीएनएस होते हैं, और ये जो नॉन ऑथोरिटेटिव है जनरली हमारे पब्लिक डीएनएस होते हैं इन मोस्ट केसेस। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हम अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर्स पे भी फॉरवर्डर्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, रूट हिंट्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, इंटरनल मतलब अथॉरिटेटिव डीएनएस क्या होता है, जिसपे हमने उस उस डोमेन नेम का जोन बना के उसको ऑथोरिटेटिव बना के रखा है, उसे हम ऑथोरिटेटिव डीएनएस बोलते हैं। वो यहाँ तो रिक्वेस्टेड आईपी एड्रेस हमको रिजॉल्व करके दे देगा, यहाँ तो बोलेगा कि मेरे को नहीं पता है, तो मेरे को नहीं पता है, आप जो क्वेरी ढूंढ रहे हो वो एग्जिस्ट नहीं करती है। नॉन ऑथोरिटेटिव डीएनएस क्या करेगा, अगर उसके पास उस जोन का इंफॉर्मेशन नहीं है तो अपने कैश में चेक चेक करेगा, फॉरवर्डिंग का यूज करेगा, दूसरे डीएनएस सर्वर पर जाके पूछ के आएगा, वो भी नहीं हुआ तो रूट लिंक्स के पास जाके, यानी रूट क्लस्टर सर्वर्स के पास जाके इन्फॉर्मेशन रिजॉल्व करके लेके आएगा। ये हमारे नॉन ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर का काम है। उसके बाद हमारे पास फुली क्वालिफाइड डोमेन होता है, जिसे हम बोलते हैं होस्ट नेम प्लस डोमेन नेम। होस्ट नेम प्लस डोमेन नेम, इसे हम एफक्यूडीएन नेम बोलते हैं, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो भाई फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या है, होस्ट नेम। ठीक है भाई, मेरा एक कोई वेब सर्वर है, ठीक है, जिसका नाम है web01। ठीक है, अभी ये किसी डोमेन का पार्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल sp.com डोमेन। ठीक है, तो डोमेन नेम हुआ और होस्ट नेम हुआ, तो ये मेरा एफक्यूडीएन नेम हो गया। अभी इस पे मेरा वेब सर्वर होस्टेड है, मेरी वेबसाइट इस पे होस्टेड है, लेकिन मैं हर एक यूजर को तो नहीं बोल सकता ना भाई तू जाके web01.sp.com टाइप कर, ये मेरा एफक्यूडीएन नेम है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, डीएनएस में जाके इसका एलियास बना दूंगा, जैसे www.sp.com, यानी मैं एलियास बना दूंगा, एलियास पॉइंट आउट करेगा होस्ट नेम पे। ये हम अभी रिकॉर्ड्स में देखेंगे इस कंसेप्ट को। ठीक है, तो जनरली हर एक सर्वर का यूडीएनएम होता है। उसके बाद हम जोन्स पे थे, तो जोन क्या है, तो जोन मेरा एक स्टोरेज डेटाबेस है। ठीक है, अभी इसमें क्या है, इसमें सारे रिकॉर्ड स्टोर होते हैं, इसमें सारे जोन के रिकॉर्ड स्टोर होते हैं। भाई तो कौन से रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड्स जो हमको नेम रिजोल्यूशन में हेल्प करते हैं, नेम टू आईपी एड्रेस, भाई कौन सा नेम आ रहा है तो कौन सा आईपी एड्रेस पे जाना चाहिए, कौन सा आईपी एड्रेस का रिक्वेस्ट आया तो कौन सा नेम का रिजोल्यूशन होना चाहिए, वो सारा इंफॉर्मेशन इस जोन के डेटाबेस में स्टोर होता है। तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप के जोन होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको नोटपैड पे एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन एक मिनट मैं अनशेयर करूंगा स्क्रीन, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे नोटपैड ओपन हो जाएंगे।
मेरी स्क्रीन दिख रही है, पॉज हो गई? बंद हो गई सर अभी। अभी दिख रही है ना? यस सर, अभी विजिबल है। या ओके, तो हमारा जोन होता है, कितने टाइप के जोन है? तो हमारे पास दो टाइप के जोन है, फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन। तो दोनों में क्या है? तो फॉरवर्ड लुकअप जोन मेरा यूज होता है नेम टू आईपी रेजोल्यूशन के लिए, और रिवर्स लुकअप जोन होता है मेरा आईपी टू नेम रेजोल्यूशन के लिए। प्रदीप ड्रॉप हो गया क्या? यस प्रदीप, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है, आ रही है जी। हाँ, आप ड्रॉप हो गए थे। वो बाय ओके मिस्टेक से क्लिक हो गया था। ओके ओके, ठीक है। नेम टू फॉरवर्ड लुकअप जोन मेरा क्या करता है? नेम टू आईपी रिजोल्यूशन करता है, और रिवर्स लुकअप जोन मेरा आईपी टू नेम रिजॉल्व करता है। तो जब हम, मैं बोलता हूँ दो टाइप के जोन है, नहीं, ये दो टाइप के रिजोल्यूशन मेथड्स है, ये दो टाइप के रिजोल्यूशन मेथड्स है। अभी इनमें हम जोन टाइप्स बनाते हैं। तो मैं कभी भी जोन बनाऊंगा तो चार टाइप के ही जोन होंगे मेरे पास। एक तो स्टैंडर्ड प्राइमरी होगा, दूसरा होगा स्टैंडर्ड सेकेंडरी, तीसरा होगा मेरा स्टब जोन, और चौथा होगा हमारा एडी इंटीग्रेटेड जोन, एक्टिव डायरेक्टली इंटीग्रेटेड जोन। तो इसमें या तो मैं स्टैंडर्ड प्राइमरी बना सकता हूँ, या तो स्टैंडर्ड सेकेंडरी बना सकता हूँ, या तो स्टब जोन बना सकता हूँ, या तो एडी इंटीग्रेटेड जोन बना सकता हूँ। ठीक है। अभी ये यहाँ पे कुछ अंतर है, ये क्या है, ये हमारे, ये क्या है हमारे? सॉरी सर, पता नहीं चला। ये जो मैंने आइकॉन्स ड्रॉ किए हैं, ये क्या है? अ, चलो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी क्या है ये? रेडियो बटन है, यस सर, यस सर। राइट? तो ये हमारे तीन रेडियो बटन है। ठीक है, तीन रेडियो बटन है, एक चेक बॉक्स दिया हुआ है मैंने, करेक्ट है। एक चेक बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं तीन टाइप के ही जोन बना सकता हूँ, चार टाइप के नहीं, ये तीन टाइप के ही जोन बना सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा ऑप्शनल है, ये मेरा ऑप्शनल है। तो ये कहाँ ऑप्शनल होगा, इसको मैं पार करता हूँ साइड में। पहले हम इन तीन जोन को समझते हैं, तीनों जोन क्या है। ठीक है, तो जब हम इन तीन जोन की बात कर रहे हैं, तो पहले जो मेरा स्टैंडर्ड प्राइमरी क्या है मेरा? ये मास्टर कॉपी होता है मेरे जोन का, ये मास्टर कॉपी होता है, यानी मैं पहला जो किसी भी डोमेन नेम का जोन बनाऊंगा, वो मेरा प्राइमरी ही बनेगा, वो मेरा प्राइमरी बनेगा, वो मास्टर कॉपी होगा, उसमें सारा इंफॉर्मेशन रहेगा, और वो रीड राइट कॉपी होगा, वो रीड राइट कॉपी होगा। अभी मुझे इस प्राइमरी का रेप्लिकेशन करना है दूसरे डीएनएस सर्वर पे, रिजोल्यूशन में हेल्प करे। ठीक है, जैसे हम डीसी और एडीसी बनाते हैं, डोमेन कंट्रोलर बनाया मैंने और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाया है। तो क्यों? क्योंकि डोमेन कंट्रोलर डाउन हो गया तो एडीसी तो रिजोल्यूशन करना चाहिए। इसी तरह अगर मेरा प्राइमरी डीएनएस सर्वर डाउन हो गया तो मुझे सेकेंडरी डीएनएस सर्वर चाहिए। तो सेकेंडरी डीएनएस सर्वर पे क्या करेंगे हम? प्राइमरी का रेप्लिका कर लेंगे, जिसे हम स्टैंडर्ड सेकेंडरी जोन बोलते हैं। अभी सेकेंडरी जोन में भी सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, लेकिन लेकिन ये यहाँ से रेप्लिकेट करेगा प्राइमरी से, प्राइमरी से सिर्फ रेप्लिकेट करेगा, यानी ये मेरा रीड ओनली कॉपी होगा, ये मेरा रीड ओनली कॉपी होगा। मैं इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता हूँ, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता हूँ।
उसके बाद हमारे पास स्टब जोन है, यानी मैंने प्राइमरी समझ लिया, सेकेंडरी समझ लिया। अभी स्टब जोन क्या है? अभी समझो मेरे कोई डीएनएस सर्वर पे मैंने स्टैंडर्ड प्राइमरी बना के रखा है या स्टैंडर्ड सेकेंडरी बना के रखा है, यानी इस मेरे डीएनएस सर्वर के पास मेरे जोन की इंफॉर्मेशन है। स्टैंडर्ड प्राइमरी या स्टैंडर्ड सेकेंडरी कोई भी जोन हो सकता है, लेकिन इस मेरे डीएनएस सर्वर के पास मेरा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, यानी ये रिजोल्यूशन में हेल्प करेगा। अभी मेरे पास दूसरा पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जिसमें जिसमें मुझे मेरे डीएनएस सर्वर के जोन का इंफॉर्मेशन नहीं देना है, क्योंकि अगर मैं इसको बोलता हूँ तो कोई तू सेकेंडरी जोन बना ले, तो वो मेरे सारे रिकॉर्ड्स देख सकता है, कितने मेरे सर्वर्स है, कितने कौन से मशीन को क्या आईपी एड्रेस मिला हुआ, सब कुछ देख सकता है। ठीक है, मेरे क्लाइंट मशीन को भी कौन से आईपी एड्रेस मिले हैं, होस्ट नेम क्या है उनका, कौन सा आईपी एड्रेस मिला हुआ है, सारा इंफॉर्मेशन देख सकता है। ठीक है, तो वो एक सिक्योरिटी प्रिकॉशन है। मैं नहीं चाहता हूँ वो मेरे रिकॉर्ड्स देखे, लेकिन वो मेरा डोमेन रिजॉल्व करना चाहिए, मेरा डोमेन रिजॉल्व करना चाहिए। तो मैं उसको क्या बोलूंगा, भाई तू सेकेंडरी जोन मत बना, तू स्टब जोन बना ले। तो जब वो स्टब जोन बनाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जो जोन बना के रखा है google.com का है, उसी का ही मैंने यहाँ पे स्टब जोन बनाने को बोल दिया google.com का। google.com का ही मैंने स्टब जोन बनाने को बोल दिया। अभी क्या होगा, जब इसका कोई यूजर इसके डीएनएस सर्वर पे आ रहा है, ठीक है, google.com के लिए, तो ये स्टब जोन बोलेगा हाँ मेरे पास google.com का इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसको नहीं पता रहेगा कौन से सर्वर से है, कौन से क्लाइंट मशीन से है और किसके लिए रिजोल्यूशन आ रहा है। तो बोलेगा भाई तू इससे जाके पूछ ले, इस डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस दे देगा, वो रिटर्न करेगा, और इस डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस दे देगा, ये डीएनएस सर्वर रिजोल्यूशन में हेल्प करेगा, और फाइनली वो वहां के वेब सर्वर पे जाके या कोई भी मशीन का जिसका रेजोल्यूशन मांग रहा है उसको रिजॉल्व करके आ पाएगा। यानी मैं इसको एक इंडेक्स की तरह बना रहा हूँ। भाई अगर तुझे google.com का रिक्वेस्ट आ रहा है, तो तू सीधा इस डीएनएस सर्वर पर भेज दे, इस डीएनएस सर्वर को रिजॉल्व करवा दे, भेज नहीं दे, रिजॉल्व करवा दे। ठीक है, भेजना यानी फॉरवर्डिंग हो गया। ठीक है, फॉरवर्डिंग भी हम कन्फिगर कर सकते हैं, लेकिन स्टब जोन क्या करता है, हमको इंडेक्स की तरह काम करता है। भाई वो सीधा अगर google.com है के लिए रिक्वेस्ट आ रहा है, तो सीधा इधर ही भेज देगा, फॉरवर्ड नहीं करेगा, सीधा इधर भेज देगा उसको। भाई तू यहाँ पे चला जाए, यहाँ से तेरा रिक्वेस्ट रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम स्टब जोन की, ये इस तरह स्टब जोन सेटअप होता है। यानी स्टब जोन के पास क्या इंफॉर्मेशन रहेगा, स्टब जोन के पास google.com के सारे इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, सारा इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। तो क्या इंफॉर्मेशन रहेगा, इंफॉर्मेशन रहेगा कि भाई google.com के स्टब जोन जब हम बना रहे हैं, तो उसमें ये इंफॉर्मेशन रहेगा कि google.com के कितने डीएनएस सर्वर है। ठीक है, उससे हम कैसे पॉइंट आउट कर सकते हैं भाई, तो कोई भी स्टब जोन पे आ रहा है तो सीधा उसको उस पेज पे चला जाए, इंडेक्स की तरह काम करे, सीधा google.com पे चला जाए। ठीक है, तो इसे हम स्टब जोन बोलते हैं। तो यहाँ तो मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइमरी है, स्टैंडर्ड सेकेंडरी या स्टब जोन है। तो जब हम इसको कोई भी डीएनएस सर्वर पे बनाते हैं, तो मेरा डेटाबेस स्टोर होता है सी विंडोज डीएनएस में, सॉरी सिस्टम 32 डीएनएस, सिस्टम 32 डीएनएस, सी विंडोज सिस्टम 32 डीएनएस। अभी ये मैं कोई भी जोन बनाता हूँ तो बाय डिफॉल्ट मेरा डेटाबेस स्टोर होगा सी विंडोज सिस्टम 32 डीएनएस। लेकिन अगर मैं डोमेन कंट्रोलर पे जो मैंने डीएनएस सर्वर बना के रखा है, अगर मेरा डीएनएस सर्वर डोमेन कंट्रोलर पे है, मेरा डीएनएस सर्वर डोमेन कंट्रोलर पे है, तो क्या होगा उस सिनेरियो में, मैं मेरे पास ये ऑप्शन एनेबल हो जाएगा, ये ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। अगर मेरा डीएनएस सर्वर डोमेन कंट्रोलर पे नहीं है, कोई मेंबर सर्वर मशीन पे है, मेरा डीएनएस सर्वर कोई मेंबर सर्वर मशीन पे है या डोमेन मेंबर मशीन पे, तो मुझे ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये ग्रे आउट होगा, ये डिसेबल्ड होगा, ये डिसेबल्ड होगा। लेकिन अगर मेरा डीएनएस सर्वर डोमेन कंट्रोलर पे है, तो ये ऑप्शन मेरा एनेबल हो जाएगा। मतलब क्या, मैं कोई भी जोन बनाता हूं,
समझो मैंने स्टैंडर्ड प्राइमरी बनाया, तो इस ये ऑप्शन मेरे पास रहेगा, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। अगर मैं स्टैंडर्ड प्राइमरी बनाता हूँ डोमेन कंट्रोलर पे, मैं मेंबर सर्वर पे बनाता हूँ, तो मेरा यही पाथ रहेगा, हमेशा यही पाथ रहेगा। लेकिन अगर डोमेन कंट्रोलर पे मेरा डीएनएस सर्वर है और मैं स्टैंडर्ड प्राइमरी सेलेक्ट करता हूँ विदाउट एडी इंटीग्रेशन ऑप्शन, विदाउट एडी, तो मेरा इसी पाथ पे डीएनएस का डेटाबेस स्टोर होगा। लेकिन अगर मैंने इसको भी साथ में सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसके साथ इसको भी सिलेक्ट कर लिया, तो क्या होगा, मेरा डेटाबेस स्टोर होगा सी विंडोज एनटीडीएस में, और मेरा फाइल का नाम होगा ntds.dit, जो मेरा एक्टिव डायरेक्टरी का फाइल है। ठीक है, ये हमने अभी नहीं पढ़ा है ntds.dit वाला कंसेप्ट, इसको हम देखने वाले हैं डीएनएस चैप्टर के बाद। ठीक है, ntds.dit यानी मेरा पाथ चेंज हो जाएगा। मतलब क्या, जैसे अगर मैंने एडी इंटीग्रेटेड जोन ले लिया, मतलब मेरा जो डीएनएस का डेटाबेस है वो एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस में जाकर स्टोर हो जाएगा, वो एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस में जाकर स्टोर हो जाएगा। और हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस पाथ है सी विंडोज एनटीडीएस, और डेटाबेस के फाइल का नाम है ntds.dit, ntds.dit। क्लियर है यहाँ तक? यस सर, यस सर। तो अभी हम आगे बढ़े, तो हमने जोन समझ लिया, ठीक है, हमने जोन समझ लिया, ठीक है। अभी हमारे हमने जोन टाइप समझ लिए, जोन फॉरवर्ड लुकअप जोन है, रिवर्स लुकअप जोन है, स्टैंडर्ड प्राइमरी है, स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टब जोन है, और एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन है। ठीक है, अभी हमारे पास डीएनएस रिकॉर्ड्स है, तो ये रिकॉर्ड्स का क्या काम है, ये देखिए, अगर हमारे पास डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे रिकॉर्ड्स है, होस्ट रिकॉर्ड है, ठीक है, ये मेरे एलियास रिकॉर्ड्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इस होस्ट नेम के लिए आता है, तो मेल डॉट माई डोमेन नेम पे जाना चाहिए, ठीक है, होस्ट रिकॉर्ड्स है हमारे पास, ठीक है। सो अभी ये होस्ट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 8 प्रकार के रिकॉर्ड्स होते हैं, सॉरी 7 प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं इन मोस्ट केसेस जैसे हम यूज करते हैं। टोटली हमारे पास अप्रोक्स 30 रिकॉर्ड्स होते हैं, 30 टाइप्स के रिकॉर्ड्स। तो हम 30 टाइप्स के रिकॉर्ड्स नहीं देखने वाले हैं, कौन से 7 टाइप के रिकॉर्ड्स जनरली यूज होते हैं, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा एडवांस कंसेप्ट है। अगर आपको 30 रिकॉर्ड्स पे जाना है, तो आपके पास डीएनएस पे काम करने का कम से कम 7-8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इन रिकॉर्ड्स को छेड़ सकते हो। ठीक है, तो अभी हम स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट में या नॉर्मल एनवायरनमेंट में हम कौन से 7 रिकॉर्ड्स यूज करते हैं, उसे हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट है हमारा एसओए रिकॉर्ड। ये पहला रिकॉर्ड होता है इन एनी जोन फाइल, ये पहला रिकॉर्ड होता है इन एनी जोन फाइल, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ये काम क्या करता है, पहले तो इसका फुल फॉर्म है स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी रिकॉर्ड। स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी रिकॉर्ड यानी हमने कोई भी जोन बनाया है जैसे google.com, तो इसमें इस जोन में ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा, स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी रिकॉर्ड। तो इसका काम क्या है, ये इस जोन को आइडेंटिफाई करता है, भाई मैं google.com हूँ, मेरा नाम google.com है, इस जोन को आइडेंटिफाई करता है। फिर नेम सर्वर रिकॉर्ड, एनएस रिकॉर्ड, नेम सर्वर रिकॉर्ड, ये आइडेंटिफाई करता है डीएनएस सर्वर कौन सा है उस जोन के लिए, भाई ये जोन मैंने बनाया google.com का, तो ये कौन से डीएनएस सर्वर पे है, ये कौन से डीएनएस सर्वर पे है। समझो मैंने इधर प्राइमरी बना के रखा है, इधर सेकेंडरी, ठीक है, यहाँ पे google.com का जोन है। तो स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड तो है भाई जो इस जोन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन ये जोन कौन से डीएनएस सर्वर पे है उसे ये नेम सर्वर रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करता है। अगर मेरा जोन 40 डीएनएस सर्वर पे है, तो 40 नेम सर्वर रिकॉर्ड्स होंगे, 40 नेम सर्वर रिकॉर्ड्स होंगे। यानी ये क्या करता है, हेल्प करता है, भाई ये मेरा जोन कौन से डीएनएस सर्वर पे होस्टेड है, उसके बारे में ये रिकॉर्ड्स बना के रखता है। अगेन ये भी रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाते हैं। होस्ट रिकॉर्ड क्या करता है, होस्ट टू नेम, होस्ट टू आईपी एड्रेस रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। जैसे मेरा फॉर एग्जांपल होस्ट नेम है system1,
या लंदन डीसी, राइट। सो आईपी एड्रेस हमारा 10.0.0.99 फॉर एग्जाम्पल। तो होस्ट टू आईपी एड्रेस रिजॉल्व करने में हेल्प करता है, होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस। एलियास रिकॉर्ड क्या है? तो एलियास रिकॉर्ड जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा, अगर मेरा होस्ट नेम system1 है तो मैं किसी भी यूजर को system1 नहीं दूंगा, मैं क्या बोलूंगा, भाई मेरा मेल सर्वर है उस पर, तो मैं एलियास नेम दे दूंगा mail.sp.com। ठीक है, इधर मेरा होस्ट नेम है system1.sp.com, वो मेरा मेल सर्वर है फॉर एग्जाम्पल। अभी यूजर system01.sp.com पे नहीं जाके जाएगा, mail.sp.com पे जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, मेरा एलियास नेम होस्ट नेम पे रिजॉल्व हो रहा है। एलियास नेम होस्ट नेम, सो रिजॉल्व्स एलियास नेम्स टू होस्ट नेम। ये हमारा एलियास रिकॉर्ड काम करता है। उसके बाद अगर हम चले हैं, सॉरी, उसके बाद हमारे पास होता है पॉइंटर रिकॉर्ड। हमारे पास होता है पॉइंटर रिकॉर्ड। अभी होस्ट रिकॉर्ड, एलियास रिकॉर्ड हम मैन्युअली बनाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे होस्ट रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाता है डायनामिक डीएनएस के कंसेप्ट के थ्रू। पॉइंटर रिकॉर्ड क्या है? पॉइंटर रिकॉर्ड रिजॉल्व्स आईपी एड्रेस टू नेम। ठीक है, यानी अगर मेरे पास सर्वर है जिसका नाम है system01, ठीक है, तो होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस रिजॉल्व कौन करता है? होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस मेरा होस्ट रिकॉर्ड रिजॉल्व करता है, जिसे हम ए रिकॉर्ड बोलते हैं। IPv4 के लिए अगर IPv6 है तो क्वाड ए बोलते हैं, 4A। ठीक है, नॉर्मल ए तो मेरा IPv4 रिकॉर्ड है। अगर मेरा मुझे आईपी एड्रेस टू होस्ट नेम रिजॉल्व करना है, अगर मेरे पास आईपी एड्रेस है, मुझे उसका होस्ट नेम देखना है, ठीक है, रिजोल्यूशन करना है, तो मेरा पॉइंटर रिकॉर्ड काम करता है, जिसे हम पीटीआर रिकॉर्ड बोलते हैं। जिसे हम पीटीआर रिकॉर्ड बोलते हैं। मेरा एलियस रिकॉर्ड है, उसे हम कैनोनिकल नेम रिकॉर्ड बोलते हैं, सी नेम रिकॉर्ड बोलते हैं, या एलियास रिकॉर्ड बोलते हैं, लेकिन जनरली हमको दिखेगा सी नेम के फॉर्मेट में। हमारा जो रिकॉर्ड आइडेंटिफाई होगा एज अ सी नेम आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, फिर हमारा एमएक्स रिकॉर्ड, अगर हम मेरे पास कोई मेल सर्वर है, मुझे उसका एंट्री करना है मेरे एनवायरनमेंट में, तो वो एमएक्स रिकॉर्ड के फॉर्मेट में एंटर होगा। यानी वो एमएक्स रिकॉर्ड में मुझे उसका होस्ट नेम का एंट्री तो चाहिए, ये क्या करेगा, एमएक्स रिकॉर्ड डिफाइन करेगा कौन सा होस्ट नेम है। ठीक है, कौन सा होस्ट नेम है मेल सर्वर का, ठीक है, यूज्ड बाय द मेल सर्वर। उसके बाद हमारे पास सर्विस रिकॉर्ड्स होते हैं। तो सर्विस रिकॉर्ड्स क्या है? तो जैसे मेरे डीएनएस पे एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज इंस्टॉल्ड है, ठीक है, मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी है, ठीक है, उसकी सर्विसेज है। तो मेरे डीएनएस पे क्या होगा, सर्वर जो सर्विसेज दे रहे हैं उनके सर्विस रिकॉर्ड्स की एंट्री होती है, उनके सर्विस रिकॉर्ड्स की। जनरली ये ऑटोमेटिकली होती है, ये मैन्युअल है, ये मैनुअल है। ठीक है, तो सर्विस रिकॉर्ड्स क्या करते हैं, हमको सर्वर आइडेंटिफाई करते हैं सर्वर्स को जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो रिजॉल्व्स नेम्स ऑफ सर्वर्स प्रोवाइडिंग सर्विस, ये हमारा सर्विस रिकॉर्ड्स का काम है। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? क्लियर है नहीं सर, क्लियर क्लियर। तो हम आगे बढ़ेंगे। नेम सर्वर रिकॉर्ड, ये हम सारा लैब देखेंगे। चलते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। अभी मेरे पास क्या क्या एनवायरनमेंट है मैं भी भूल गया हूँ। मेरे पास, मैं पहले इस मशीन पर लॉग इन कर लेता हूँ। मेरे पास डी मेंबर मशीन तो नहीं थी, मैंने शायद उसको हटा दिया था, मैंने फिर डिप्लॉय नहीं किया। एक मिनट, हम देख लेते हैं। पीएनएस, चलो पीएनएस पे एक्टिव डायरेक्टरी। तो मेरे पास सर्वर्स में एक सर्वर 4 है जो मेंबर सर्वर है, और एक टीम मेंबर 02, वो मशीन है ही नहीं मेरे पास। तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, और मैं इस मशीन को क्या करता हूँ, इस मशीन को मैं क्या करूँगा, इस मशीन को डोमेन से बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, फिर इसको हटा देता हूँ मैं, क्योंकि हमको सर्वर हो गया, मशीन नहीं चाहिए, हम नहीं देखने वाले इस पर कुछ भी और। ठीक है, तो मैं इसको डोमेन से बाहर में लेके जाने के लिए मैं इसको वर्क ग्रुप पे लेके जाऊंगा।
ठीक है, नेम ऑफ दी वर्क ग्रुप, पहले वर्क ग्रुप, ठीक है, रिस्टार्ट करने को बोला, रिस्टार्ट कर देते हैं। फिर रिस्टार्ट हो जाएगा, फिर मैं इसकी एंट्री निकाल दूंगा लंदन डीसी से। अभी हमने फॉरेस्ट भी बनाया था, तो फॉरेस्ट को भी हम डिमोट कर देते हैं, ठीक है, और फॉरेस्ट वगैरह को भी हटा दूंगा। सॉरी, इंटरेस्ट में जाएंगे हम, एकदम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या एनवायरमेंट है। ठीक है, हमारे पास तानिया.com है और uk.sp.com में, दोनों को निकाल देता हूँ। ठीक है, लेकिन पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ये मशीन ऑन हुआ है। ये मेरा मशीन वापस वो ग्रुप में आ गया। ठीक है, और मैं इसको शट डाउन कर देता हूँ। और मैं इसको सर्वर 01 और सर्वर 10 और सर्वर 11 को ले लेता हूँ। ये मेरा पावर ऑफ हो गया, इसको मैं निकाल दिया, रिमूव कर दिया। मैं भी पेज को भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और मैं जाके सर्वर और मशीन को डिलीट कर देता हूँ, टाटा बाय बाय बोल देता हूँ, क्योंकि हमको ये नया डैशबोर्ड नहीं चाहिए। तो मैं सर्वर को डिलीट कर देता हूँ, मेरा स्पेस फ्री हो जाएगा। उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, मैं पहले तानिया.com का ट्री हटा दूंगा, और मैं ये भी हटा सकता हूँ। ठीक है, क्या हटा सकता हूँ, मेरा जो uk.sp.com का डोमेन है, उसको भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ uk.sp.com भी रहने देता हूँ, मैं इसको नहीं हटाता हूँ, क्योंकि ये इसको भी हाँ, मैं इसको भी हटा देता हूँ उनको। दूसरा फॉरेस्ट चाहिए यार, इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो मैं कैसे हटा सकता हूँ इसको भी, इसको जाऊंगा मैं मैनेज में, और यहाँ पे रिमूव रोल्स एंड फीचर्स है। रिमूव रोल्स एंड फीचर्स किया मैंने, नेक्स्ट किया, मेरा सर्वर आ गया, नेक्स्ट। मैं इसको डीएनएस सर्वर भी हटा देता हूँ अभी, और एक्टिव डायरेक्टरी भी हटा देता हूँ। तो जैसे एक्टिव डायरेक्टरी हटाने को बोलूंगा भाई, आपको पहले डिमोट करना है सर्वर को, तो बोला डिमोट दी डोमेन कंट्रोलर, मैं डिमोट दी डोमेन कंट्रोलर करूंगा। ठीक है, तो लास्ट डोमेन कंट्रोलर दी डोमेन है, मुझे पता है लास्ट डोमेन कंट्रोलर है, इस डोमेन में कौन से डोमेन में, यूके वाले डोमेन में। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोसीड विथ रिमूवल, नेक्स्ट, राइट, रिमूव एप्लीकेशन पार्टीशंस, रिमूव डीएनएस नोड, राइट। ठीक है, नेक्स्ट, और मैं नए एडमिन का पासवर्ड भेज रहा हूँ, लोकल एडमिन का, नेक्स्ट, एंड डिमोट कर दिया मैंने। अगर डिमोट हो रहा है, इसी तरह मैं इस फॉरेस्ट को भी, सॉरी, इस नए ट्री को भी हटा देता हूँ। ओके, हम इसको फोर्स रिमूवल कर देंगे। और इसको भी हम रिमूव कर देंगे, चाइल्ड, सॉरी, नए ट्री को जो हमने बनाया था।
इसको मैं फोर्स रिवॉल्व कर देता हूँ। अभी रिबूट हो रहा है, या तो मतलब रिबूट हो जाएगा, यही हो गया मेरा मशीन। अभी मैं इसको अगर नया मेंबर शेड्यूल बनाता हूँ, फिर इस पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, तो चांसेस रहते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ मेटा डेटा तैयार करें। कंपल्सरी इस मशीन को फॉर्मेट करना चाहिए इनको टेक्निकल, ठीक है। लेकिन मैं फॉर्मेट नहीं करूंगा, मैं इस मशीन को ही बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरा एडी निकल गया है, मेरा डिमोशन हो गया है इसका, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एक बार चल के वेरीफाई कर देता हूँ यहाँ पे टूल्स में, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन साइंटिस्ट में, तो निकला नहीं है, ठीक है। पहले इसको वेट करेंगे हम, इसमें भी लॉग कर देते हैं। एडीसी, राइट, राइट। इसको अभी खोल दिया, DNS को, और DB को।
आज क्लोज कर दिया। रीस्टार्ट करने में क्या बोलता है, तो रीस्टार्ट कर लेते हैं ना। चेंज पर अरे ये तो मुझे पावर और मैं इनको अभी पावर ऑफ कर देता हूँ सर्वर 10 और 11 को। ठीक है, ये हमारा डोमेन नंबर मशीन का, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल। मैं नया मशीन सेटअप कर दूंगा अभी। अब जो मैं पहले इस पर लॉग इन कर लेता हूँ और हम चेक कर लेते हैं हमारे हमने जो सेटअप किया है उसका क्या स्टेटस है। Okay, so let me go to domains and trust.
मैं नया विंडोज स्पिन कर लेता हूँ और उसमें हम डीएनएस सर्वर डिप्लॉय करने वाले हैं जो मेंबर सर्वर है। ठीक है, तो मैं सर्वर का नाम दे देता हूँ सर्वर 8.5। नेक्स्ट। और मैं स्टैंडर्ड एडिशन में देता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, इसको चलने देते हैं, ये 5 मिनट ले लेगा। तब तक हम 10-15 मिनट का एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम आके इसको मेंबर सर्वर सेटअप करेंगे और डीएनएस डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ और सेशन रिज्यूम